जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आपराधिक मामलों पर नकेल कसने के मकसद से तैयार दंड प्रक्रिया शिनाख्त संशोधन विधेयक आखिरकार संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। विराम। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस कानून से पुलिस को अपराधियों की शिनाख्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी और दोष सिद्धि की दर बढ़ेगी। अभी बहुत सारे मामलों में पुख्ता सबूत न होने की वजह से अपराधी छूट जाते हैं। बलात्कार जैसे मामलों में सज़ा की दर दुनिया के तमाम देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है। विराम। इसलिए अब आरोपियों के जैविक और शारीरिक नमूने लिए जा सकेंगे जिससे अपराध के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। पर इस संशोधन पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया और इस प्रकार प्रवर समिति या स्थायी समिति के समीक्षा के लिए भेजने की मांग की। विराम। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया तो दूसरे विपक्षी दलों ने इसे ब्रिटिशकालीन दमनकारी नीति का पोषक बताया। दरअसल किसी भी व्यक्ति के जैविक आंकड़े दर्ज करना उसकी निजता का हनन माना जाता रहा है। इसीलिए जब यूपीए सरकार के समय आधार कार्ड बनाने की शुरुआत हुई तो तमाम विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि उसमें आँखों और अंगुलियों की छाप से व्यक्ति की जैविक पहचान दर्ज की जाती है। वही प्रक्रिया अब आरोपियों पर अपनाई जाएगी। पैरा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपराधिक मामलों पर नकेल कसने के लिए समय समय पर दंड प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत होती है, मगर ऐसे कानून को शायद ही कोई स्वीकार करे जिससे बेवजह बेगुनाह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। विराम। किसी भी आपराधिक मामले में प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। कई आरोपियों से पूछताछ और जांच के बाद ही नतीजे पर पहुंचा जाता है। विराम। यानी उसमें कई लोग बेगुनाह होते हैं। फिर हर अपराध की प्रकृति अलग होती है। किसी नीति या फैसले के विरोध में प्रदर्शन तोड़फोड़ करना किसी भी स्तर पर अपराध बन जाता है। संगीन अपराधों की अलग सूची है। इस तरह हर अपराध के मामले में आरोपी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। विराम। इसीलिए विपक्ष को भय है कि इस कानून के जरिए सरकार बेगुनाह लोगों, विपक्षी नेताओं और लक्षित समूहों के प्रति दमनकारी रवैया अपना सकती है। मगर सरकार ने उनकी आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया है कि सरकार किसी निर्दोष को परेशान करने के इरादे से यह कानून लेकर नहीं आई है। पैरा। दरअसल जैविक आंकड़ों के दुरुपयोग की आशंका हमेशा बनी रहती है। कई जगहों पर देखा गया है कि जैविक पहचान के आंकड़े इकट्ठा करके सरकारें आंदोलन आदि करने वालों को प्रताड़ित करने का प्रयास करती रहती है। करीब 2 साल पहले हांगकांग में विद्यार्थियों के विरोध के समय सरकार ने उनके जैविक आंकड़ों के आधार पर दर पकड़कर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया था। विराम। इसलिए विपक्ष की आशंका है कि भारत सरकार भी कहीं उसी दिशा में न बढ़े। पिछले कुछ सालों में विभिन्न विषयों पर आंदोलन कुछ अधिक देखे जा रहे हैं, इसलिए उन पर नकेल कसने के उपकरण के तौर पर इस कानून का उपयोग न किया जाने लगे। ऐसे में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि उसकी ओर से विपक्ष की आशंकाएं दूर करने के प्रयास किए जाएं। आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाए बगैर
कानून व्यवस्था की दुरुस्त नहीं किया जा सकता, मगर किसी कानून पर लोगों को शक की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा। यह संभव है कि किसी समस्या के हल की मंशा से सरकार एक योजना की घोषणा करे, मगर यह भी तभी सार्थक है जब इस पर अमल पूरा हो। इसके उलट अक्सर यही देखा जाता है कि सरकार किसी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा तो कर देती है, मगर जब बात उस पर अमल की आती है तब धन के अभाव को कारण बताकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टाला जाता है। ऐसे में न केवल योजनाओं की घोषणा बेमानी हो जाती है, बल्कि समस्या की जटिलता और बढ़ती जाती है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान लगातार बनती ऐसी ही स्थिति को रेखांकित किया और सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को किसी भी योजना का ऐलान करने से पहले उसके वित्तीय प्रभाव को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अदालत ने इस संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि इसके तहत एक अधिकार को बाकायदा कानूनी दर्जा दिया गया है, लेकिन स्कूल कहाँ है। पैरा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया यह सवाल ऐसा है जिसका विस्तार ज़्यादातर घोषित सरकारी योजनाओं के मामले में देखा जा सकता है। विराम। देश भर में नगरपालिकाओं से लेकर राज्य सरकारों सहित विभिन्न प्राधिकरणों की ओर से स्कूल स्थापित किए जाते हैं, लेकिन हर स्तर पर सरकार संचालित स्कूलों की दशा शायद ही किसी से छिपी हो। बुनियादी ढांचे के अभाव से लेकर भारी तादाद में शिक्षकों की कमी की वजह से सरकारी स्कूलों को पढ़ाई लिखाई की महज औपचारिकता पूरी करने के ठिकानों के तौर पर देखा जाता है। विराम। कई राज्यों में नियमित और स्थायी प्रकृति के बजाय नियोजित या अनुबंध आधारित व्यवस्था के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाने लगी है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कुछ राज्यों में शिक्षा मित्र है जिन्हें नियमित भुगतान के बदले करीब 5,000 रुपये दिए जाते हैं। विराम। जब अदालत राज्यों से इस बारे में सवाल करती है तब जवाब दिया जाता है कि बजट में कमी है। जाहिर है सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को तो लागू कर दिया, लेकिन इस पर सही तरीके से कैसे अमल हो, इसके लिए धन की व्यवस्था कैसे बिना बाधा संभव हो, इसे सुनिश्चित करना जरूरी नहीं समझा। पैरा। सवाल है कि अगर सरकार ने बतौर अधिकार शिक्षा देने के लिए कानून बनाया है तो इस पर अमल की जिम्मेदारी किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को आईना दिखाया है उसमें घरेलू हिंसा कानून 2006 के तहत प्रताड़ित महिलाओं को प्रभावी कानून सहायता देने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा दिलाए जाने की मांग की गई है। इसमें पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति से लेकर महिलाओं को कानूनी मदद और उनके लिए आश्रय घर बनाने की मांग भी शामिल है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक कानूनी अधिकार के तहत कायम व्यवस्था बुनियादी ढांचे के अभाव के साथ चल रही है, जिसका असर प्रभावित लोगों या समुदायों पर पड़ता है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनके बारे में सरकारों ने लंबे समय से घोषणा कर रखी है, लेकिन उन पर अमल की बात आने पर धन की कमी का रोना रोया जाता है। विराम। इसी के समांतर सरकार
प्रायोजित अन्य ऐसे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं जिनमें भारी राशि खर्च की जाती है मगर उसकी जन उपयोगिता तो शून्य होती है या फिर बेहद कम। विराम। सवाल है कि क्या घोषित योजनाओं पर अमल में टालमटोल का मुख्य कारण प्रबंधन की दूरदर्शिता या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है? पूर्ण विराम।